चलो भाई फिजिक्स की बेल ले लो, फिर चले जाना आप, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी भाई, इसी चैप्टर का, इसी यूनिट का अगला चैप्टर, जिसमें स्पेशल है ना एक उन एलिमेंट को रखा गया है जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनके पास अलॉट्स रेडिएशन होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम को आप कहीं पे भी रखोगे अपने आप एक्टिव हो जाएगा। वो एक्टिव होने का मतलब उसमें से एनर्जी निकलना स्टार्ट, रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भाई ध्यान से समझना है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी है क्या, पहले तो इसको समझे कि ये चीज मतलब किसके लिए बनाई गई है। मान लीजिए आपके पास है ना कोई भी एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहा है। जैसे हमारे पास कोई भी एक पहले एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट ने क्या किया, अपने न्यूक्लियस को, इस एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है, इसको इसने ब्रेक कर दिया और ये दो न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दो अलग एटम बन जाएंगे ना इस एलिमेंट के। ये दो अलग एटम बनना या इससे अलग एलिमेंट बनना, उसकी प्रोसेस को हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक इजेक्शन है जिसमें किसी भी एलिमेंट से न्यूक्लियस निकलते हैं और न्यूक्लियस के साथ बहुत सारी रेडिएशन निकलती है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस एलिमेंट के ब्रेक होने से, मान लीजिए ये एक एलिमेंट था आपके पास, एग्जांपल के लिए ही ले लें, ये आपके पास यूरेनियम था। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235। इसी आइसोटोप को यूज करते हैं। 238 भी होता है, 254 भी है, 296 भी है इसका, अभी न्यू आइसोटोप आया है। इसको ब्रेक करोगे ना तो इस एलिमेंट के ब्रेक होने से एक तो हीलियम निकलेगा, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, और क्या निकलेगा, थोरियम निकलेगा। थोरियम में एटॉमिक नंबर, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, एटॉमिक मास 231, ठीक है। तो एक एलिमेंट के स्प्लिट होने से कितने एलिमेंट निकल गए, दो एलिमेंट निकल गए ना। अब आप इनको एलिमेंट बोले, किसी एटम का नाम लेके बोल सकते हैं कि इनके दो एटम निकले हैं, या आप इन एटम के निकलने के साथ इसके अंदर से कुछ और भी निकला होगा, एनर्जी भी बाहर निकली है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। अब देखें इस एटम के पास, ये जो एलिमेंट हमने लिया था, इस एलिमेंट के एटम के पास क्या क्या था। इसके न्यूक्लियस को बार बार ब्रेक किया जा सकता है, थोरियम को और ब्रेक कर देंगे, 88 एटॉमिक नंबर पे पहुंच जाएगा, और ब्रेक कर देंगे 86 पे पहुंच जाएगा। बार बार उसमें से क्या निकलते जाएंगे, हीलियम और कोई भी अदर एक और एलिमेंट निकलता जाएगा। मीन्स हम बार बार न्यूक्लियाई को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जब तक कि उसका न्यूक्लियस जो है वो सिंगल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के साथ ना रह जाए, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियन और रेडिएशन फ्रॉम द एलिमेंट is called radioactivity। एग्जाम्पल आप यही दे सकते हैं, ठीक है। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235, इससे स्प्लिट होके जो नया न्यूक्लियर बनेगा तो थोरियम बनेगा,
एटॉमिक नंबर इतना, एटॉमिक मास 231 और बनेगा हीलियम He, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। ऐसे और भी काफी आपके पास न्यूक्लियस बन सकते हैं। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज किया गया एलिमेंट क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पहचान क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की? इसके पास हाई रेडिएशन होती है। क्या होती है इसके पास? हाई रेडिएशन होती है। एलिमेंट का तो पता चले ना चले हमें स्प्लिट होने से, पर रेडिएशन का जरूर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब हमने इसको स्प्लिट करना है और इसको ब्रेक करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट हमने करके देखना है। ये जो न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं ना, उन न्यूक्लियस में होता क्या है? जो एलिमेंट के न्यूक्लियस हम तोड़ रहे हैं तो एलिमेंट भी टूटता होगा। एलिमेंट जब टूट जाता है तो उसका साइज क्या होगा? नए न्यूक्लियस का स्मॉल होगा कि बड़ा होगा? जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका स्मॉल जो साइज है वो कैसा होगा? स्मॉल होगा कि लार्ज? स्मॉल होगा ना। जो नई न्यूक्लियाई बन के आते हैं उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। डीके का मतलब होता है स्मॉल साइज हो जाना। ठीक है, किसी का भी साइज कम हो जाना उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। मतलब डीके का मतलब कम होना। पढ़ किसके लिए रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो इक्वेशन हमारे पास आई है, लार्ज न्यूक्लियस split into small nuclei, small nucleons for radioactive element is called रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है बेटा जी, जो न्यूक्लियस ब्रेक हुआ है उसको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव डीके। पूछे उसका साइज कैसा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। पहले आपके पास न्यूक्लियस था ये, और इस न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियन बन गए, तो इस दोनों का सम ही तो ये साइज था। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये होगी स्मॉल न्यूक्लियाई। इनको स्मॉल न्यूक्लियस N1 और N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों जो स्प्लिट हुई हैं वो इसी के ब्रेक होने से हुई हैं। तो इसका मतलब इनका इसके कंपैरिजन में इनका साइज जो होगा वो कैसा हो जाएगा? स्मॉल साइज हो जाएगा। ठीक है, तो N का साइज से ये स्मॉल साइज में कन्वर्ट होते हैं। चलो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है और ये देखना है कि रेडियो एक्टिव जो एमिशन होता है, इजेक्शन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डायग्राम। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको भाई। क्वेश्चन बनेंगे, छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो इस डायग्राम में से ही बनेंगे या सीधी डेफिनेशन आती है। फिर क्या करना है, आपने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लेना है और उसको एक ना चैम्बर में रख देना है। इसको बोलते हैं लीड कैविटी। मतलब एक ऐसा चैम्बर जिसके अंदर रखा हुआ एलिमेंट, ये इसके अंदर एलिमेंट रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसमें ये इधर से ना इजेक्शन डोर छोड़ा हुआ है, मतलब यहां से इसका जो रेडिएशन है ना वो बाहर निकलेंगी जब इसका न्यूक्लियस ब्रेक होगा। बाकी साइड से इसको इसलिए कवर कर दिया है ताकि हम इसका अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। चारों तरफ फैल गई ना तो टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन को हम काउंट नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, इसीलिए एक है ना स्पेसिफिक रास्ता छोड़ दिया है, बाकी किसी तरफ से इसमें से रेडिएशन बाहर नहीं आएंगी। तो लीड कैविटी क्या है, प्रोटेक्ट टू फॉल रेडिएशन, रेडिएशन को फैलने से प्रोटेक्ट करने के लिए जो लगाया गया है इसको लीड कैविटी बोलते हैं। ये बनता किससे है, तो इसको बनाने के लिए काफ़ी अलग अलग टाइप की रोड यूज़ की जाती है। मेनली एब्जॉर्प्शन के लिए अगर इसको यूज़ किया जाए ना तो यहाँ पे लेड रोड यूज़ की जाती है। इनके एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, टेम्परेचर सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आप कुछ भी ले सकते हो, यूरेनियम भी ले सकते हो, पर यूरेनियम का ये दिक्कत है कि हम एक्सपेरिमेंटली उसको हम यूज नहीं कर सकते, इसको लैब में ही यूज किया जा सकता है और ऐसी जगह पे जहां पे ये ब्रेक होने के बाद इसकी चैन को कंट्रोल किया जा सके। और ऐसी चैन हम नहीं बना सकते, अपने यहाँ मिलेगी भी नहीं, वो है सिर्फ न्यूक्लियस रिएक्टर, जो इंडिया में भाई एक दो जगह पे, एक ही पे है पोखरण में। ठीक है, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे आपने और कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लेना है, लाइक थोरियम। थोरियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है, तो उसको आप ले सकते हो इसकी जगह पे। अब इसके इजेक्शन को पढ़ने के लिए हमने दो मैग्नेटिक प्लेट रखनी है इसके आसपास। मैग्नेटिक प्लेट क्या करेंगी, जैसे इसके दोनों तरफ हमने मैग्नेटिक प्लेट रख दी है यूं, इन मैग्नेटिक प्लेट के ऊपर चार्जेस हैं, इस मैग्नेटिक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ रखी हुई मैग्नेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये ठीक है, ये प्लेट इसलिए रखी क्योंकि इसमें से निकलने वाली जो भी चीज किसी भी एलिमेंट में से निकलेंगे ना, उन सबके चार्जेस हमारे पास ऑलरेडी है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन पे कौन सा है, न्यूट्रॉन कैसा है, तो पता है ना हमें सारी चीजों का कि क्या निकलेगी। तो प्लेट है ना हेल्प करेगी। अगर नेगेटिव आएंगे तो किस तरफ दौड़ेंगे, अगर पॉजिटिव आएंगे तो किस तरफ दौड़ेंगे, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ऐसे भाई यहां से रेडिएशन निकलनी स्टार्ट हुई और हमने क्या देखा कि कुछ रेडिएशन यहां से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर गई, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी। इनको रेडिएशन को हमने पढ़ा तो ये थी अल्फा पॉजिटिव रे, इनको बोला गया अल्फा पॉजिटिव रे। अल्फा के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। चार्ज भी कितना होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज होता है। कितना, इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किसके पास होते हैं, हीलियम के पास होते हैं। इसीलिए हमने जब गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके लिए यूज किया था ना हमने अल्फा पार्टिकल, जिसका मास बहुत ज्यादा था, हीलियम के मास के बराबर, और चार्ज भी क्या था उस पे, ज्यादा था। तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकले। देखो इसका मास ज्यादा है तो ये हाइट पे जाएंगे, क्योंकि मास ज्यादा है तो इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होती है, तो इनके पास लार्ज वेलोसिटी होती है, हाई वेलोसिटी आप बोल सकते हो। ठीक है बेटा जी, ये अल्फा पार्टिकल थे। अल्फा पार्टिकल, एक पार्टिकल एक अलग एलिमेंट के बराबर था। तो यहां से जब यूरेनियम हमने ब्रेक किया था या थोरियम को ब्रेक करेंगे तो एक पूरा पार्टिकल किसका निकला था, हीलियम निकला था ना। और हीलियम बाहर निकलने के बाद एक ऐसा न्यूक्लियस बनाता है जो बैलेंस न्यूक्लियस बनेगा, क्योंकि हीलियम को अब ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। हीलियम थोड़ी ब्रेक होगा, थोरियम ब्रेक होगा, आगे जो बनने वाला एलिमेंट है वो फिर ब्रेक होगा, लेकिन हीलियम कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो ये अल्फा पार्टिकल हमेशा जो न्यूक्लियस बनाते हैं वो किस टाइप का न्यूक्लियस बना लेते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियस भी ऐसा जिसकी वेलोसिटी कैसी है, निकलते वक्त हाई वेलोसिटी है,
आपसे को पेपर में पूछा जाएगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इसकी वेलोसिटी आपने ध्यान रखनी है। जब ये अल्फा पार्टिकल निकलेगा ना, तो निकलते वक्त इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी 1.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से 2.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड तक रहती है। अगर इससे पूछा जाए कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी आपने बता देनी है कि जो वेलोसिटी है वो 1.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से 2.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के आसपास की रहेगी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में आ सकती है। पढ़ने को तो अल्फा पार्टिकल के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और आप लोगों ने पढ़नी भी है बुक में, लेकिन जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आ सकता है मैं वो सबका यहाँ पे बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन इनके बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन, अल्फा के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अल्फा के ऊपर जो चार्ज है वो अल्फा के साइज को रिप्रेजेंट करता है और उसका साइज कितना है? इतना, हीलियम के बराबर। इस हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये है बेटा जी। और क्या पूछेगा? अल्फा पार्टिकल को यूज कहां करते हैं? यूज बताएं इसका। पहला यूज, इसको जे थॉमसन ने यूज किया था कहां? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है बेटा। सेकंड, हम क्या यूज कर सकते हैं? ये तो उसने किया था, हम इसका यूज करते हैं फोटोग्राफिंग के लिए। जो आपकी फोटो फिल्म होती थी ना, उनसे फोटो बनाने के लिए पहले नेगेटिव आते थे ना कैमरे में, उनका पॉजिटिव कैप्चर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो कहां यूज करेंगे इनको? फोटोग्राफिक प्लेट पे। सीधा क्वेश्चन पेपर में आएगा कि अल्फा पार्टिकल का यूज कहां होता है? फोटोग्राफिक प्लेट के लिए। फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन से रेज का, रेडिएशन का यूज होता है? अल्फा रेडिएशन का। रहेगा ध्यान, ये आपने इसका याद रखना है। ये आपका अल्फा पार्टिकल है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बाकी आप पढ़ोगे, काम की जो है वो यहाँ पे सारी है। पहली बात, अल्फा पे चार्ज पॉजिटिव। अल्फा किसके बराबर होता है? हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। अल्फा की वेलोसिटी कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है, इतनी होती है। अल्फा किसके लिए यूज किया जाता है? ये फोटोग्राफिंग प्लेट पे यूज किया जाता है। इसी अल्फा से एक्सरे भी निकलती है। जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट हुआ था वो भी किससे निकली थी? अल्फा से। ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? जो रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट है, ये किसने दिया था? तो याद रखना है 1899 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। और 1899 के आसपास कौन से साइंटिस्ट थे? काफी बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं। पूछे ये एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू किया गया था? 1899 में रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि इसको ये खबर हो गई थी कि हर किसी के पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास लार्ज अमाउंट में वैल्यू हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। उस न्यूक्लियस के साइज को डीके किया जा सकता है, स्मॉल किया जा सकता है। क्लियर है? अल्फा क्लियर है सबको? ठीक है। सेकंड भाई, यहां से सिर्फ अल्फा नहीं निकले थे, और भी रेडिएशन निकली थी। हाइट देखें बेटा जी, इनकी हाइट ज्यादा जा रही है तो इनका मास ज्यादा था, इनकी हाइट कम जा रही है तो इनका मास कम था और इनकी वेलोसिटी भी कम थी। और इधर निकलने वाले पार्टिकल थे बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरफ जो दौड़ेंगे वो कैसे पार्टिकल होंगे? नेगेटिव। तो बीटा के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। बीटा पार्टिकल में क्या निकला था? बीटा पार्टिकल होते क्या हैं?
बट बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी बीटा पार्टिकल थे वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां से किसका इजेक्शन हुआ था? पूछे बीटा पार्टिकल किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इलेक्ट्रॉन जो थे ना, जो नई न्यूक्लियाई बना रहे हैं, उनकी वेलोसिटी इनकी वेलोसिटी से क्या थी? कम थी। ठीक है भाई, ये थे हमारे बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल में आपने ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस बीटा पार्टिकल पे चार्ज याद रखना है कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है। सेकंड, ये किसके बराबर मास देता है? तो इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से क्या होता है? कम होता है। और यहाँ पे तो प्रोटॉन है भी कितने? 2, और उन प्रोटॉन के साथ और कौन है? तो इसका मास तो और ज्यादा होगा। तो इधर से निकलने वाले पार्टिकल का मास इधर से आने वाले पार्टिकल के मास से क्या होगा? वो ज्यादा होगा। तो इनका मास कैसा होगा? लो मास पार्टिकल। ठीक है, ये है बेटा जी बीटा। थर्ड, कुछ रेडिएशंस बिल्कुल स्ट्रेट मूव करगी। कुछ रेडिएशन थी ना, वो ऐसे स्ट्रेट मूव करगी। जो स्ट्रेट पार्टिकल मूव कर रहे थे, इन्हीं को बोला गया था रेडिएशन। और रेडिएशन भी किसकी? गामा। और गामा किस फॉर्म में था? न्यूट्रल फॉर्म में था। ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता तो ये कौन, इन ये जो प्लेट हमने ली थी, इन प्लेट को बोलते हैं बेटा जी मैग्नेटिक प्लेट। ये मैग्नेटिक प्लेट यूज की गई थी क्योंकि चार्ज हमेशा इन्हीं प्लेट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो ये जब मैग्नेटिक प्लेट हमने यूज की तो देखा कि कुछ रेडिएशन बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। उन स्ट्रेट जाने वाली रेडिएशन को हमने क्या नाम दिया? गामा। गामा वो होता है जो किस कंडीशन में मिलेगा? न्यूट्रल की कंडीशन में मिलेगा। ये आपको न्यूट्रल कंडीशन में जो पार्टिकल मिले थे उनको क्या बोला गया? रेडिएशन बोला गया। गामा जब चले ना, तो गामा जब चले तो देखा गया कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन थी उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट यहीं पे थी। तो जो गामा से निकलने वाली रेडिएशन होती हैं वो किसके साथ होती हैं? हाई पेंट्रेट रेडिएशन, हाई पेंट्रेट फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? हाई फ्रीक्वेंसी। सीधा क्वेश्चन आएगा, अल्फा बीटा गामा इनमें से सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा। अब यहां पे ना सारे क्वेश्चन है बेटा जी। हाई फ्रीक्वेंसी अगर गामा की है तो लो फ्रीक्वेंसी किसकी है? अल्फा की। अल्फा की वेवलेंथ कैसी है? हाई, ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पूछे तो किसकी है? गामा की। गामा रेडिएशन, गामा जो निकलता है वो किसके बराबर होता है? रेडिएशन के। तो लिख लेंगे यहां पे आप, अल्फा जो था ना उससे तो क्या निकला था? 2 प्रोटॉन प्लस Q न्यूट्रॉन। ठीक है, मींस एक न्यूक्लियस निकला था किसका? हीलियम का, 2He4। सेकंड, आपसे पूछेगा बीटा पार्टिकल जो निकले थे वो क्या थे? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन थे। बीटा किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। और थर्ड है गामा। गामा क्या थी? न्यूट्रल रेडिएशन विद हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये रेडिएशन है आपकी।
तो ये है बेटा जी आपका एक छोटा सा ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ये लगा लो छोटे क्वेश्चन जितने भी है ना यही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जो छूट भी गए हों शायद मेरे से, उसके लिए आपने क्या करना है, इस टॉपिक को बुक से पढ़ना है। बुक में इनके आपको 7-7, 8-8 पॉइंट अलग अलग लिखे मिलेंगे। अल्फा के और भी बहुत सारे पॉइंट है। जैसे मैंने गामा का नहीं लिखवाया, गामा रेडिएशंस यूज की जाती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, पर बीटा भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है और अल्फा भी यूज होती है। अलग अलग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी है ना तो लास्ट स्टेज कैंसर के लिए यूज की जाती है। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। अब कौन सा कैंसर खतरनाक है कौन सा नहीं है उसकी नॉलेज है तो क्वेश्चन ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लीजिए किसी को स्किन कैंसर है और उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी रेज को यूज करेंगे, तो अल्फा को यूज करेंगे, क्योंकि स्किन कैंसर में इंसान मरेगा नहीं। उनको पता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एलर्जी है जो एक्टिव है फिलहाल, इसको कंट्रोल करना भी बस की बात है भाई, ठीक है। उसके लिए हम कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं, अल्फा। एक किसी को भाई लीवर इन्फेक्शन कैंसर है या उसकी बॉडी में कोई और लंग्स का ही कैंसर होता है सबसे खतरनाक, अगर वो कैंसर है या फिर भाई लेरिंग्स वाला कैंसर है, उसके लिए कौन सी यूज करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली यूज किया जाता है। उनको पता है ये मरने वाला है, उसको बचाने के लिए नहीं किया जाता एक्सपेरिमेंट, उसके उस रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली करने के लिए बच गया तो ठीक, नहीं मरना तो है ही इसने, उसके लिए हम किसका वो करते हैं यूज, गामा का यूज करते हैं। और इन बिटवीन जो रहेगी ना पोजीशन, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बीटा का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों यूज होती हैं। अल्फा से आपकी एक्सरे भी निकलती है। यहां से आपसे पूछे इजेक्शन ऑफ एक्सरे कहाँ है, तो इसी में प्रेजेंट है। जब ये रेडिएशन, ये जो पार्टिकल निकलेगा तो कुछ रेडिएशन इसके साथ आएंगी, वो किस फॉर्म में होंगी, एक्सरे की फॉर्म में होंगी। एक्सरे की वेलोसिटी भी इतनी ही होती है, इसीलिए इनकी वेलोसिटी ज्यादा दी गई थी। एक्सरे जब आप निकालते हो तो कितना टाइम लगता है एक्सरे होने में, फट से गए एकदम से फोटो कैप्चर हुआ बाहर आ गए, रेडिएशन आई फट से आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया, बहुत स्पीड से आपकी बॉडी में से निकलने की कोशिश करती है, पर बोन्स से आगे निकल नहीं पाती, वहीं से वापस आ जाती है, तो बोन का पिक्चर कैप्चर हो जाती है। तो उनके लिए ये पूरा ग्राफ बनाया गया है। इसको बोलते हैं भाई, ये एक्सपेरिमेंट था जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो जब ब्रेक होगा तो कितनी स्मॉल न्यूक्लियाई निकल रही हैं, कहीं अल्फा कहीं बीटा कहीं गामा, तो अलग अलग चीजें निकल रही है ना, तो वो अलग अलग बनने वाले न्यूक्लियस। अब किसी के मन में ये रहता है न्यूक्लियस ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, न्यूक्लियस में थोड़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना तो हम पूरे एलिमेंट को ही तो ब्रेक कर रहे हैं। एक एलिमेंट का न्यूक्लियस ब्रेक करने का मतलब एक एलिमेंट का पार्ट ब्रेक किया है, और उस एलिमेंट में तो फिलहाल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और एक बात, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जब तक ये बिना एक्टिव हुए रखे रहते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। जैसे ही एक्टिव होना स्टार्ट करेंगे तो न्यूक्लियाई ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से छोटे छोटे से है ना यूं पार्टिकल निकलने बाहर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो निकलेंगे मतलब ये पूरा अब एक्टिव हो गया है। जो हमने यूज किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो एक्टिव होते ही उसमें से रेडिएशन बाहर आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये था बेटा जी, इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव डीके। एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड इन 1899, ejection of nucleon in alpha beta and radiation gamma, ठीक है, विद हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बाद जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल बन गए उनको बोल देते हैं रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो ये था आपका रेडियो एक्टिव के लिए छोटा सा बेसिक, जिसमें आगे आपके पास ला चलेंगे। जो फर्स्ट ला है जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव ला, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव ला और करवा देता हूं मैं आपको, छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, हो जाएगा वो भी आपका साथ साथ।
रेडियो एक्टिव लॉ, ठीक है। रेडियो एक्टिव लॉ क्या था, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कंडीशन, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने जब ऑब्जर्वेशन की ना टाइम के अकॉर्डिंग कि कितनी न्यूक्लियाई निकल रही हैं, मान लो भाई मैंने यहाँ पे ना ये यूरेनियम रखा और टाइम से मैं देख रहा हूँ कि इसमें से पहला रेडिएशन कितने टाइम में निकला, मतलब पहला पार्टिकल कितने टाइम में इजेक्ट हुआ। पहला एक पार्टिकल 1 सेकंड में इजेक्ट हुआ था, 2 पार्टिकल 2 सेकंड में, 10 पार्टिकल 10 सेकंड में। ऐसी इसकी थ्योरी ऑब्जर्व की गई थी कि जैसे ही पार्टिकल रखते हैं तो पहली सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए क्या अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ इजेक्ट होंगे, क्या तीनों एक साथ निकल रहे हैं? नहीं भाई, तीनों एक साथ कभी नहीं निकल सकते हैं। तो ये बात भी आपने ना कहीं पे लिख लेनी है, ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा गामा जो निकलते हैं ये एक साथ कभी नहीं निकल सकते। इजेक्शन ऑफ स्मॉल न्यूक्लियॉन्स अल्फा बीटा, इजेक्शन का मतलब होता है बेटा जी बाहर निकलना, गामा आर नॉट डिफ्यूज एट सेम टाइम। ठीक है बेटा जी, सेम टाइम पे नहीं निकलेंगे तीनों के तीनों, लेकिन 2 एक साथ निकल सकते हैं। और 2 भी कौन से, ये दोनों बीटा और गामा एक साथ निकल सकते हैं, पर तीनों कभी भी एक साथ नहीं निकलेंगे। और ये भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है पॉसिबल कि निकलेंगे ही, ठीक है, पर हो सकता है कि ये दोनों चले, क्योंकि रेडिएशन की फॉर्म ऐसे है कि जब भी हैवी पार्टिकल ब्रेक हो जाएंगे ना, उसके बाद इसको मूव करने के लिए काफी स्पेस मिल जाता है, और उस स्पेस में ये अच्छे से फिर क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा जी, तो ध्यान रखना अल्फा बीटा और गामा तीनों कभी भी एक साथ मूव नहीं करेंगे। तो जब ये निकल रहे थे ना, जब ये बाहर निकल रहे थे, तो इनके बाहर निकलने से हमारे पास एक रिलेशन बन के आया था कि कितने टाइम में कितनी न्यूक्लियाई बन रही हैं, उसको इस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा गया था। ठीक है, तो इसको रेडियो एक्टिव डीके लॉ भी बोलते हैं, पूरा नाम इसका रेडियो एक्टिव डीके लॉ है। डीके का मतलब पता चल गया क्या है? ठीक है, ठीक है भाई, disintegrate small nuclei per unit time। disintegrated small nucleon per unit time is directly proportional to nucleus of radioactive element is the expression of radioactive decay law। रेडियोएक्टिव डीके लॉ क्या कहता है, आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन बन के आती है जिसमें स्मॉल न्यूक्लियाई डीएन से लिख दें, बाय रेट चेंज ऑफ टाइम डीटी पर सेकंड एक न्यूक्लियन निकलता है। 2 में इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेंगे तो ये डिसइंटीग्रेट फॉर्म है, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में आपको लेके आना है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
बड़े न्यूक्लियस के n क्या है, बड़ा न्यूक्लियस उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये इसके लिए पॉसिबिलिटी है। ठीक है बेटा जी, इसको सोल्व करना है, इसका डेरिवेशन सोल्व कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं इसको। ये कहता है dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस n। दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये डीके कांस्टेंट देगा आपको, और डीके कांस्टेंट भी किसमें, माइनस लेमडा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, और वेवलेंथ किसकी, जो ब्रेक होने वाले न्यूक्लियस है उसकी वेवलेंथ। तो साइज मिल गया ना उसका, तो ये जो कांस्टेंट है वो जो वेवलेंथ बनेगी बड़े न्यूक्लियस से वो छोटी होती चली जाएगी, इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। माइनस किसके लिए दिया गया है, अपोजिट रिएक्शन नहीं हो रही है, बड़ी न्यूक्लियाई से स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है, इसके लिए हमने यहां पे माइनस लिया है। चले बेटा जी पुट कर दो, इसमें क्या फॉर्मूला बन गया, dn बाय माइनस लेमडा n। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म नहीं है। इंटीग्रेशन की फॉर्म के लिए क्या चाहिए, सेम हमारे पास इक्वेशन के लिए नंबर्स जो है वो सेम यूनिट की चाहिए, सेम यूनिट चाहिए हमें। सेम यूनिट मतलब dx बाई dt, dx बाय में x, सेम फॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए n इधर ले आए, dt को उस तरफ ले आए, दोनों इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएंगे। dn बाय में n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। आगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है। बस एक प्रॉब्लम होगी, कभी भी इंटीग्रेशन की फॉर्म में बड़ी छोटी वैल्यू के साथ बाद में नीचे बड़ी वैल्यू नहीं होती। बड़ी वैल्यू के नीचे छोटी वैल्यू हो सकती है पर वो डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए ना इंटीग्रेशन का अलग रूल लगता है जो इस इंटीग्रेशन को लॉगरिथम वैल्यू में चेंज कर देता है विद नेचुरल लॉग के साथ। ठीक है, पता है नेचुरल लॉगरिथम क्या होती है, ln लिखते हैं उसको। ln की वैल्यू कितनी है, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं बेटा जी। ठीक है, मतलब नेचर का एक ऐसा लॉग जो लॉगरिथम के साथ किसी भी वैल्यू को मिलके चेंज करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करें तो करें कहां से, पहले जो हमारे पास न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस को हमने ब्रेक करना है। और पहला न्यूक्लियस हमारे पास कहां से कहां था, मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियस था n0, किसका, उस बड़े एटम के साइज का, और इसको हमने ब्रेक करके चेंज कर दिया न्यूक्लियस n में। ठीक है, n माना था, ये तो वो न्यूक्लियस है जो रिएक्शन के लिए लिया गया था, हम अपनी तरफ से क्या लेते हैं वो इसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, तो n0 से कहां तक, n तक। ऐसे ही टाइम पीरियड का भी करना पड़ेगा। जब एलिमेंट ब्रेक होना स्टार्ट हुआ पहले उसका टाइम पीरियड कितना था, t0 इज इक्वल टू 0, और ये t0 टाइम बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है, बस आपने इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जब इसका इंटीग्रेशन चेंज करोगे तो लॉगरिथम के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा, ln n वैल्यू कहां से कहां, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt का क्या हो जाएगा, t, वैल्यू 0 से t। ठीक है, रख दो बेटा जी वैल्यू, यहां पे पुट करेंगे तो ln ये क्या हो जाएगा, फाइनल n माइनस ln no, ये इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस लेमडा, ये क्या रह जाएगा, t माइनस 0 t रह जाएगा। ये एक्सप्रेशन आप लोगों के पास आ गई है बनके, इसको सोल्व कर लो। इधर बेटा जी लॉगरिथम का फॉर्मूला, जब बेस दोनों के यूनिट सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं, और माइनस में हो तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाते हैं। आपने पढ़ा भी हो log a माइनस log b, इसके लिए क्वांटिटी जो होती है वो log a बाय में b ये होती है ना। तो सेम क्वांटिटी आप बना लेंगे बेटा जी इस तरफ,
ये कलर आपको येलो लग रहा है क्या? फिर इधर से ग्रीन क्यों दिख रहा है? अच्छा येलो ही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन की वजह से मेरे को ग्रीन लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये ग्रीन क्यों आ रहा है बार बार। चले बेटा जी बोले क्या लिखें इसको? Ln इज इक्वल टू, ठीक है, इस log की वैल्यू को अगर मैं इधर ले जाऊं तो चले बेटा जी n बाय एन नॉट इज इक्वल टू, ये log की वैल्यू जिस तरफ जाएगी ना, अब इसको लोगरिथम में चेंज कर लेंगे, इसको लिखेंगे e से रिप्रेजेंट कर दें, log e। ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी? इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है, चेंज हो गया। इस NO को भी इस तरफ ले जाएं, n इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? n नॉट log e माइनस इसकी पावर लेमडा टी। ये है बेटा जी आपका डीके न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। बताएं क्लियर है क्या? ठीक है, ये है बेटा जी। चेंज करना चाहो तो log की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2.303, पर मैं वो करवाऊंगा आपको जब न्यूमेरिकली करेंगे और इसकी आगे की इक्वेशन हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक बताएं आप क्लियर है क्या? बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर में आता है ना, तो बेटा जी इस पेपर में यही आना है, या इसकी हाफ टाइम पीरियड रिएक्शन आएगी। ये पूरे के लिए, ये तो टी लिया था ना टाइम, हाफ के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा? टी चेंज नहीं करना, बस न्यूक्लियस ब्रेक करके हाफ कर देना, क्योंकि हाफ रिएक्शन में न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, तो वहां पे टाइम पीरियड कांस्टेंट रख लेना और उस रिएक्शन के न्यूक्लियाई को आप बाय 2 कर देना, मतलब लोगरिथम की वैल्यू कितनी वो चेंज हो जाएगी, बस 2.303/2 हो जाएगी।